मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th आप सभी बच्चों का सिविक्स की कक्षा में हम स्वागत करते हैं। और आज बच्चों जो मैंने आपके ये जो पार्ट लिया है कार्यपालिका, मैंने हमेशा आपको बताया कि आपकी जो दो बुक चढ़ी यानी दो भाग में है और एक बुक के हमने आपको दो पार्ट पढ़ा चुके हैं। ये दूसरी बुक का जो तीसरा पार्ट है वो लिया गया कार्यपालिका। जैसा कि बच्चों तुम लोग जानते हो कि सरकार के 3 अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका, जो बच्चों कानून बनाती है ना। कभी आप सोचते होंगे ना कि आखिर इतना बड़ा देश कैसे चल रहा है, आखिर देश को चलाने के लिए कौन का इतना वो कर रहा है ना। एक व्यक्ति तो कोई चला नहीं सकता है ना, तो उसके अंग बनाए गए ना। तो सरकार के कितने अंग बने हैं बच्चों? 3। तो सबसे पहले जो व्यवस्थापिका, जो कि पूरे देश में कानून का निर्माण करता है ना, यानी कि व्यवस्थापिका में जितने भी कानून होते हैं बनाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा यानी जो कार्यपालिका जो आज मैंने पार्ट लिया बच्चों, वो है जिसका काम है कि जो कानून बनाए जाते हैं उसको देश में लागू करना यानी कि कार्यान्वित करना। तो इसका काम क्या हुआ? कार्यपालिका का काम कि जो देश में कानून बनाए गए व्यवस्थापिका के द्वारा वो पूरे देश में लागू करना, यानी सरकार के द्वारा कानून बनाए हुए को देश में लागू करना। फिर न्यायपालिका है तीसरा अंग। ये इसका काम क्या होता है बच्चों कि इनमें न्यायालय वगैरह आता है ना, आपको मालूम ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो जो इसके अंतर्गत आते हैं और जो लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं उनको दंड देना इनका अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों लेकिन आपका ये मालूम होना चाहिए सरकार के जो 3 अंग है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन आपका पहले लेसन कार्यपालिका आ गया तो हमको पहले कार्यपालिका पढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद आया है व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका जो कि पहला है अंग, लेकिन फिर भी आपका पार्ट पहले कार्यपालिका है। तो मैं आज आपको कार्यपालिका के बारे में बताऊंगी बच्चों। व्यवस्थापिका के बाद जो विधायिका होती, जो कानून बनाती, उसके बाद सरकार का जो दूसरा महत्वपूर्ण अंग है कार्यपालिका। कौन सा अंग है? महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका। और ये व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यान्वित करती है। हमने आपको बताया ना कि व्यवस्थापिका ने तो कानून बना दिया, लेकिन आगे यानी लागू करने का, पूरा देश में कार्यान्वित करने का काम किसका होता बच्चों? कार्यपालिका का। तो हम आपको बता रहे हैं उसके बाद कार्यपालिका सरकार के उस अंग को कहते हैं जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्यान्वित करती है। भारत में ध्यान दीजिएगा बच्चों, भारत में संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन चलाते हैं? प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा ना इतना बड़ा देश कैसे चल रहा है, तो प्रधानमंत्री के बाद कड़ी बनी हुई ना कि उसके बाद क्या होता बच्चों कि उसके जो अंग बने वो वहाँ पर कानून बनाए गए, फिर सब विभागों में बांट दिए जाते हैं। कभी आपने देखा होगा ना कि फूड मिनिस्टर अलग है ना, कपड़ा मंत्री अलग, एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री अलग हुए, रेल मंत्री अलग हुए। सभी का काम एक जैसा तो नहीं कि रेल मंत्री शिक्षा मंत्री का काम करा नहीं। अगर एक ही जन काम करेगा तो बच्चों कभी हो पाएगा? पूरा देश चल सकता नहीं। तो वहाँ से विभाजन हो जाता, वहाँ से मंत्रियों का विभाजन, अपने अपने क्षेत्र को हर एक मंत्री देखते हैं। उसके नीचे नीचे कड़ी होती है, फिर उसके बाद राज्य है ना, केंद्र से फिर राज्य तक आते, फिर राज्य से शहर, शहर से मोहल्ले, इस तरह से बच्चों शासन को चलाया जाता। क्योंकि इतना बड़ा देश एक व्यक्ति तो चला नहीं सकते, तो एक चेन की तरह बना हुआ है और धीरे धीरे क्या होता है वो अपने तरह से कार्य लागू होता जाता। उसके नीचे के वो उसके अंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। अगर बच्चों कभी आपने ध्यान दिया होगा कि रेल विभाग में कोई भी गड़बड़ी होती तो हम सरकार कभी एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री को तो नहीं बोलेंगी, शिक्षा में कोई कमी आएगी तो रेल मंत्री को नहीं। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि सबका विभाजन है और सबके कार्य का बंटवारा हो चुका है। तो जो हमने देखा ना कि जो भारत का जो राज्य का जो राष्ट्रपति होते हैं वो पूरा देश को नहीं चलाते, लेकिन जो प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों वो मंत्रिपरिषद के स्तर पर सरकार को चलाते हैं, है ना। जो मंत्री होते हैं नीचे, उनका जो काम का बंटवारा हो जाता है, अपने अपने क्षेत्र का, अपने अपने काम का वो करते हैं और उसके ऊपर जो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो बच्चों हमने अभी कार्यपालिका के बारे में बताया कि जिसमें कि वो बच्चों कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत है ना, जो यानी कि जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो नीतियाँ
और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार हुआ? कार्यपालिका। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा सभी कि सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जो लोग सरकार की लोकहित नीतियाँ जनता तक क्या करते हैं बच्चों? पहुँचाते हैं और इसके लिए उत्तरदायी भी होते हैं। उन्हें स्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों हम देखते हैं कि जो डॉक्टर गार्डनर हैं उन्होंने कार्यपालिका के बारे में क्या क्या उनका कहना है कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में, कार्यपालिका का जो अर्थ को बताया कि व्यापक और सामूहिक अर्थ में यानी मिलीजुली और बहुत फैले हुए कार्यपालिका के अंतर्गत सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी और एजेंसियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधायिका ने निर्धारित कर कानून के रूप में प्रकट किया हो, उसे कार्य रूप देना होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कार्यपालिका आखिर है क्या और कार्यपालिका का क्या रोल है। सरकार में ना 3 अंग है और कार्यपालिका का क्या रोल है, उसका क्या भूमिका है। फिर हम बच्चों आते हैं कि संसदीय कार्यपालिका के गुण क्या, आखिर जो कार्यपालिका है इसके गुण क्या हैं। फिर हम आपको उसके दोष भी बताएंगे, उसके कार्य बताएंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं सबसे पहले कार्यपालिका को देखा, आखिर कार्यपालिका है क्या, उसकी क्या भूमिका है। फिर हम देखते हैं बच्चों संसदीय कार्यपालिका के जो उनके गुण क्या हैं। पहला हम देखते हैं बच्चों कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में संयोग, है ना, यानी कि जो कानून बनाती है और जो कानून को लागू करती है दोनों में क्या संयोग है। जो कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में एक दूसरे के प्रति पूर्ण सहयोग की भावना होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य विधानमंडल के भी सदस्य होते हैं। और इसी कारण बच्चों कार्यपालिका उन कानूनों को बड़ी सरलता से करवा लेती है ना, जो व्यवस्थापिका ने बनाए होते हैं उस देश को लोगों से पालन करवा लेती है। और इसी कारण कार्यपालिका उन कानूनों को बड़ी सरलता से क्या करती है बच्चों? पारित करवा लेती है, जिनमें देश के लिए उपयोगी समझती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका को देश की आवश्यकता अनुसार कानून बनाने में भी क्या मिलती है? सहायता। किससे सहायता मिलती है बच्चों? कार्यपालिका। दोनों में क्या संबंध आपको समझ में आ गया? एक दूसरे को सहयोग करते हैं। व्यवस्थापिका में कानून बनाया गया और कार्यपालिका का अगर सहयोग ना हो, है ना, इनके सदस्यों का व्यवस्थापिका के सदस्यों से संबंध ना हो, संयोग ना हो, तो बच्चों इनके जो द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे संयोग से क्या होता है? कार्यपालिका बहुत अच्छी व्यवस्था से देश में कानूनों को संयोग करती है। फिर हम देखते हैं बच्चों सेकंड जो पॉइंट है इसके जो गुण है, कर्तव्य निर्माण। बच्चों जो दूसरा गुण है कर्तव्य निष्ठा। और बच्चों जैसा कि आपको हमने बताया कि कार्यपालिका के कई गुण हैं और कर्तव्य निष्ठा इसका जो दूसरा गुण हमने आपको बता रहे हैं, ये व्यवहार के अंतर्गत कार्यपालिका के कार्य बहुत अधिक व्यापक हैं। व्यापक मतलब बहुत ही फैले हुए हैं। और इसके लिए अधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा तथा अपने दायित्वों के प्रति, है ना, जो अधिकारी से जुड़े होते हैं उनको अपने दायित्वों के प्रति कैसा होना चाहिए बच्चों? हमेशा जागरूक रहना चाहिए। उन्हें अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह बहुत ही योग्यता व कुशलता के अनुसार करना चाहिए। फिर हम आते हैं बच्चों कार्य कुशलता। तीसरा गुण क्या हुआ कार्यपालिका के अंतर्गत? जो इसके अंतर्गत आता है कार्यपालिका को अपने कार्य में कुशल होना चाहिए ना, यानी हर एक कार्य को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। उसे देर करने की प्रवृत्ति वाला नहीं होना चाहिए ना, जो भी निर्णय लिया गया उसे तुरंत देश में लागू करना चाहिए। और इसके लिए कार्य में शीघ्रता और स्फूर्ति का होना आवश्यक है, यानी कि जैसे ही व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाए गए और कार्यपालिका को तुरंत उस नियमों को, उस कानूनों को देश में कुशलतापूर्वक लागू कर देना चाहिए। फिर आते हैं बच्चों कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चों जो कार्यपालिका होती है वो निरंकुश नहीं हो पाती, क्योंकि उसे किसी भी कानूनों की पारित करवाने के लिए, यानी उसको आगे करने के लिए, लागू करने के लिए व्यवस्थापिका पर आश्रित माने निर्भर रहना पड़ता है। और वे अपने स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से क्या है, कानूनों को बनाकर उस देश में लागू करने में क्या होती है, निरंकुश नहीं हो पाती है। और इसके लिए वे व्यवस्थापिका को ये अधिकार है कि वे
मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे अपदस्थ भी कर सकता है, यानी कि उसे हटा भी सकता ना। और इस तरह से हम देखते हैं जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका पर क्या करती है, निर्भर रहना पड़ता ना। फिर हम देखते हैं राजनीतिक शिक्षा का संबंध। बच्चों फिर हम देखते हैं राजनीतिक शिक्षा का साधन में, इसमें जो कार्यपालिका जो होती है राजनीतिक दलों की क्या होती है, बहुत ही विशेष महत्व इसमें होता है। ये सभी दल अपनी जनता के सामने, यानी जनता के सामने अपने अपने कार्यक्रम को क्या करते हैं, रखकर उसमें राजनीतिक चेतना को, यानी लोगों में राजनीतिक चेतना को क्या करते हैं, जागृत कर मतलब जागृति करने का प्रयत्न करते हैं। उनमें इस तरह से उसके प्रति उत्साहित करते हैं, राजनीति के प्रति। कौन करते हैं ये जो राजनीतिक दल होते हैं वो कार्यपालिका में राजनीतिक दलों की क्या होती है बच्चों, बहुत ही विशेषता इस प्रकार है, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो जनता के सामने अपने कार्यक्रमों को रखते हैं और जिससे क्या होता है, उनके अंदर प्रोत्साहन आता है, जागृति आती ना। फिर हम देखते हैं बच्चों लोकमत एवं लोक कल्याण पर आधारित। बच्चों हम ये देखते हैं छठा वाला लोकतंत्र एवं लोक कल्याण पर आधारित है। कार्यपालिका किस पर, लोकमत और लोक कल्याण, यानी कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए किस तरह से वो अपने को समर्पित करती है ना। कार्यपालिका प्रजातंत्र प्रणाली का ही एक रूप है, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र। इसलिए ये लोकमत पर ध्यान रखते हुए लोक कल्याणकारी कार्य करने का क्या करती बच्चों, प्रयत्न करती। तो बच्चों अभी हमने देखा संसदीय कार्यपालिका के गुण जो देखे। अब हम आते हैं इसके दोष। अब हम देखते हैं पहले सरकार की अस्थिरता। बच्चों ये जो एक दोष है सरकार की अस्थिरता ना, इस प्रकार बच्चों सरकार में मंत्रिमंडल का कार्यकाल अनिश्चित होता है ना, और मतलब कोई उसका निश्चित समय, तो इससे क्या होता है व्यवस्थापिका में मंत्रिमंडल का बहुमत न रह पाने के कारण स्थिति में मंत्रिमंडल की क्या होने लगता है, शीघ्र त्यागपत्र देना पड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनेक महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही क्या हो जाता है, छूट जाते हैं, जो वास्तव में देश के लिए अत्यंत क्या है, महत्वपूर्ण होते हैं। बार बार सरकार के बनने तथा बिगड़ने से राष्ट्र के धन का अपव्यय मतलब क्या होने लगता है बच्चों, बहुत ज़्यादा खर्च होने लगता है। और बार बार मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के कारण मतदाताओं को में क्या होती है, एक वो आ जाने लगती है ना कि बार बार मत देना पड़ा है। ये भी क्या सरकार की अस्थिरता के कारण होता है, ये जो कि कार्यपालिका का दोष है। दूसरा हम देखते हैं बच्चों शीघ्र निर्णय का अभाव, जो कि हमने देखा था कि शीघ्र ऐसे समय इसको निर्णय लेना इसलिए होता है, लेकिन इसका अभाव होगा तो एक दोष पाया जाएगा ना। बच्चों कभी कभी देखा गया कि कार्यपालिका में परिवर्तन के समय क्या होता है कि शीघ्र लागू नहीं कर पाता, और उसमें क्या हो जाता है कि वो कार्यपालिका जो थी व्यवस्थापिका पे कोई भी कानून लागू करने में क्या होती है, पूर्व आज्ञा लेनी पड़ती। किसको, कार्यपालिका को व्यवस्थापिका से कोई भी कानून को लागू करने में पहले आज्ञा लेनी पड़ती है, और इसकी प्रक्रिया से क्या होने लगता है, बहुत जटिल हो जाता ना, और इसलिए वो शीघ्र ही निर्णय नहीं ले पाती, क्योंकि उस पर वो डिपेंड है ना, क्योंकि दोनों में संयोग तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जब उसको निर्णय लेना, लेकिन ऐसे समय जब वो कार्यपालिका के जो सदस्य थे व्यवस्थापिका पर निर्भर होने के कारण वो शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता। ये भी एक तरह का दोष पाया जाता है। फिर हम देखते हैं तीसरा दोष, दलीय तानाशाही का भय रहता है इसके अंदर। बच्चों इस व्यवस्था में जो एक दोष है तानाशाही का भय जो होता है, इस व्यवस्था में जिस राजनीतिक दल का व्यवस्थापिका में बहुमत होता है, यानी जिसकी सरकार बनी होती है, उसी दल के नेताओं का मंत्रिपरिषद भी गठित होती है। आपको ये बात मालूम है ना कि जो दल सबसे ज़्यादा वोट पाता है उसी की क्या होती है बच्चों, सरकार बनती है ना। और हाँ, उसी दल की सरकार बनने से क्या होता है, वही मंत्री होते हैं जो उस दल के होते हैं ना, मंत्रिपरिषद भी उन्हीं के नाम पर गठित होती है, और उनका अधिकार जो कानून बनते हैं उन्हीं लोग बनाते हैं। ऐसे में स्थिति में बच्चों क्या होता है कि जो बहुमत प्राप्त जो सत्तारूढ़ दल होता है वो अपने इच्छा के अनुरूप कानून बनाने लगता। ऐसे समय भी जो कानून बनते हैं उसको ही कार्यपालिका को लागू करना पड़ता है, चाहे वो जनता के रूप में हो चाहे ना हो, चाहे जनता को पसंद हो ना हो। ऐसे में भी दलीय तानाशाही का भी भय बना रहता है, जो कि कार्यपालिका को प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं बच्चों शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पर विरोध। बच्चों चौथा दोष जो है कार्यपालिका के अंतर्गत जो आता है वो हम देखते हैं कि संसदात्मक कार्यपालिका को सबसे गंभीर दोष ये है बच्चों कि ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के विरुद्ध है,
यानी शक्तियों का जो बंटवारा के विरुद्ध होता है। इसमें मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका का ही एक अंग होता है। इसमें क्या होता है, मंत्रिपरिषद ही व्यवस्थापिका का एक अंग होता है। इसलिए नागरिकों को सदैव क्या होता बच्चों, खतरा बना रहता। तो हमने बच्चों गुण देखे, फिर दोष देखे, पर अब हम इसके आगे देखते हैं, इनके कार्य को देखते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कार्यपालिका के कार्य अथवा शक्तियां। पहला कार्य है क्या, प्रशासकीय कार्य है ना। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य कानून को लागू करना और राज्य में शांति एवं सुव्यवस्था बना के रखना। ध्यान रखिएगा बच्चों, कार्यपालिका का प्रमुख कार्य जो है, जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना और राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करना। क्योंकि कानून का पालन करवाने के लिए कार्यपालिका राज्य कर्मचारियों की क्या करती बच्चों, नियुक्ति करती है ना। और इनका दायित्व होता है कि कार्यपालिका का प्रशासनिक कार्य का निरीक्षण भी कर सके। तो मेन मुख्य कार्य की देश में कानून लागू करना और सुव्यवस्थित और शांति को स्थापित करना। फिर क्या है बच्चों, दूसरा है विधायी कार्य, यानी कानून बनाने के, उसमें भी ये सहायता करती है। इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका क्षेत्र में भी नेतृत्व करती है। इनके अंतर्गत कानूनों के निर्माण में भी कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी तक तो हमको मालूम है कि व्यवस्थापिका ही कानून बनाती, लेकिन बच्चों ये जो कार्यपालिका होती है, इनके सदस्य भी इसके उसमें सहायता प्रदान करते हैं, इसमें भी भूमिका होती है इनकी महत्वपूर्ण। व्यवस्थापिका में अधिकांश विधेयक मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं और कार्यपालिका के सदस्य ही उन्हें पारित कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य बच्चों कि जो कार्यपालिका का जो कार्य एक विधायी कार्य भी, यानी कानूनों में भी वो सहायता प्रदान करते हैं। फिर आता है न्यायिक कार्य, है ना। कार्यपालिका कुछ न्यायिक कार्यों का भी संपादन करती है। ये शक्तियां हैं बच्चों, कार्य भी हैं। क्या करती है, न्याय कार्यों का भी संपादन, यानी कुछ न्याय कार्य भी वो करती है। बहुत से देशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे देशों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां भी कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे तो बच्चों भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत और अमेरिका में कार्यपालिका के अध्यक्ष को किसी अपराधी के दंड को कम करने का, स्थगित करने अथवा क्षमा करना देने का अधिकार प्राप्त किसको होता है बच्चों, कार्यपालिका के अधिकारियों को प्रशासनिक एवं न्याय के आधार पर अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर हम देखते हैं बच्चों वित्तीय कार्य, है ना, पैसे संबंधी, धन संबंधी कार्य। और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों कार्यपालिका ही बजट का निर्माण करती। देखा होगा ना, बजट पेश होता है, आप लोग कभी ध्यान देते हैं कि जब साल का अंत होता है तो साल भर कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, तो इसमें भी क्या होता, कार्यपालिका इसमें भाग लेती है। यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका ही बजट का निर्माण करती है, ध्यान दीजिएगा, और उस संसद में प्रस्तुत करती है। और क्या करती है बच्चों, उसका निर्माण करती है, उसे संसद में प्रस्तुत करती है। आपको बजट का मालूम है, वित्तीय का, कि साल भर आपने देखा होगा बहुत सारे खर्च होते हैं और साल में एक बार में बजट पेश होता है। सामान्यतः ये कार्य केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ही संपादित होता है ना। एक वित्त मंत्री, तो आपको हमने बताया ना कि तरह तरह के सबके विभाग अलग अलग होते हैं ना, वित्त मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, शिक्षा मंत्री, फूड मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, सबका अलग अलग बना होता है। इसी तरह से वित्त मंत्री होता है जो धन का हिसाब, पैसों का हिसाब रखते हैं। तो होता क्या है, सामान्यतः ये कार्य केंद्र के वित्त मंत्री द्वारा ही संपादित होता है और नए कर लगाने व पुराने कर को कमी करने आदि के संबंध में भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका से ही, व्यवस्थापिका जो बच्चों कानून बनाती है वो क्या करती है, कार्यपालिका से ही परामर्श लेती है। फिर हम देखते हैं बच्चों सुरक्षात्मक कार्य। बच्चों हम देख रहे हैं सुरक्षात्मक कार्य जो पांचवा है। इसमें कार्यपालिका जो है बाहरी आक्रमणों से देश की क्या करती, सुरक्षा करने के लिए जल, स्थल और वायु सेना का संगठन करती। कौन करती है, कार्यपालिका। और सैनिक अधिकार के अंतर्गत कार्यपालिका आवश्यकता अनुसार बच्चों जितनी आवश्यकता उसके अनुसार युद्ध अथवा शांति की भी घोषणा कर सकती है। तो बच्चों ये सुरक्षात्मक कार्य भी और शक्तियां जो है कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। फिर हम देखते हैं बच्चों छठा जो वैदेशिक, है ना, वैदेशिक मामलों में, यानी कि जो विदेश से मामले होते हैं, जो बाहर के होते हैं, अपने देश के बाहर के मामले होते हैं,
उससे संबंधित भी कार्य वो करती है। कार्यपालिका देश के वैदेशिक मामलों पर भी नियंत्रण रखती है। ये विदेश के साथ संधि यानी कि संबंध अच्छे बना सकती है, युद्ध तथा समझौता भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त कार्यपालिका का एक अन्य प्रमुख कार्य जो विदेश में अपने राजदूत भेजना और विदेश के राजदूतों को नियुक्त करने का भी स्वीकार करती है। तो बच्चों यानी कि जो बाहर के विदेश से जो कई संबंध ऐसे होते हैं जो रखने पड़ते हैं अपने देश को, तो उसका काम भी कौन करता है, संबंध बनाने का काम में, और तथा युद्ध संबंधी आदि कार्य भी कार्यपालिका को करने पड़ते हैं। तो बच्चों ये हमने देखा कार्यपालिका के अंतर्गत शक्तियाँ और कार्य। तो बच्चों हम अभी आज जो आपको पाठ मैंने पढ़ाया कार्यपालिका, तो आप सब बच्चों को कार्यपालिका के बारे में समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया कार्यपालिका, अभी हमने आपको एक बात बताई थी कि सरकार के 3 अंग, और जो कि कार्यपालिका पहले आपका चैप्टर आ गया तो मैं आपको व्यवस्थापिका के बारे में नहीं बता पाई। अगले चैप्टर जो व्यवस्थापिका है वह उसके बारे में आपको बताऊंगी, यानी कि विधायिका भी इसको हम कहते हैं। सरकार के 3 पहला लेकिन जो होता अंग वो व्यवस्थापिका या विधायिका है, और दूसरा अंग जो है कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका। तीनों चैप्टर मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले कार्यपालिका इसलिए बताया क्योंकि आपका बुक में ये पहले पार्ट था। फिर हम व्यवस्थापिका बताएंगे कि जो कानून बनाता है ना। लेकिन हमने आपको बताया कि कार्यपालिका का जो मुख्य कार्य है यानी जो भूमिका है वो कानूनों को देश में लागू करना जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए होते हैं। तो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कार्यपालिका के गुण के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको उसके दोष बताए, और फिर उसके बाद मैंने आपको कार्यपालिका के कार्य एवं शक्तियाँ बताई। अब बच्चों इस पाठ से संबंधित हम आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं। आप उनको सबसे पहले आप उस वीडियो को सुनिएगा जो मैंने आपको हर पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया, उसको पहले सुनिएगा। फिर उसके बाद आप जो मैं अभी प्रश्न दे रही हूँ उसको अपने शब्दों में सुनकर लिखिएगा, और हेडिंग वाइज जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो मैं अपना पहला प्रश्न दे रही हूँ, सरकार के कितने अंग होते हैं, है ना, आपको अभी मैंने बताया। फिर मैंने दिया है कार्यपालिका के बारे में आप क्या जानते हैं, कार्यपालिका के बारे में आप लिखिएगा। उसके पहले सुनिएगा कि मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में क्या बताया। फिर तीसरा प्रश्न कार्यपालिका के गुण तथा दोष लिखिए, अभी हमने आपको पूरा समझाया। फिर है कार्यपालिका के कार्य तथा शक्तियाँ लिखिए जो कि ये हैं। अब बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ, और इसको समाप्त करने से पहले एक बात आपको कहूँगी फिर से कि बच्चों जो भी आप काम कर रहे हो उसको बहुत ही अच्छे से रजिस्टर मेंटेन करिएगा, क्योंकि मैं कभी भी इस रजिस्टर को चेक कर सकती हूँ। तो बच्चों इसको जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं इसको हेडिंग वाइज सबसे पहले वीडियो सुनने के बाद सारे प्रश्नों को अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखेगा। तो बच्चों मैं अगली कक्षा में फिर मिलूँगी, और यही मैं अपनी कक्षा को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।